वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वायरस या वायरस, प्रियॉन्स एवं लाइकेंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम वायरस या विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रियॉन्स, वायरस और जो लाइकेन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, वायरस या विषाणु है वो क्या है, किसे कहते हैं वायरस या विषाणु। ध्यान दीजिए, वायरस है वह लैटिन भाषा का शब्द है। वायरस कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और वायरस का अर्थ होता है विषैला तरल। वायरस का अर्थ क्या है तो आपको ध्यान रखना है, विषैला तरल। वायरस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, विषैला तरल या विष भी कह सकते हैं। तो विषैला तरल या विष कहा जाता है। वायरस होते हैं ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं क्योंकि इन्हें जीवाणुविक फिल्टर पेपर से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, विषाणु को जीवाणु प्रूफ फिल्टर पेपर से पृथक नहीं किया जा सकता। विषाणु को जीवाणुविक प्रूफ फिल्टर से पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। इन्हें जीवाणुविक फिल्टर पेपर से पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जीवाणुओं से छोटे होते हैं। क्योंकि ये जीवाणुओं से छोटे होते हैं, क्योंकि ये जीवाणुओं से आकृति में कैसे होंगे, जीवाणुओं से छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से जीवाणुओं से छोटे आकृति के जो संक्रामक पदार्थ होंगे या डीएनए आरएनए के अणु होते हैं जिनके बाहर के प्रोटीन गिरा हुआ रहता है, इस प्रकार के होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, हम वायरस कहते हैं। तो जीवाणुओं से भी एक इस प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वायरस कहा जाता है। अकोशिकीय प्राणी होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब ध्यान दें इसके खोज के बारे में। तो आप ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम खोजा गया विषाणु है वो कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम खोजा गया वायरस, खोजा गया विषाणु कौन सा है, वायरस कौन सा है। तो सर्वप्रथम खोजा गया विषाणु है वह है तंबाकू मोजैक वायरस। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिए, तंबाकू मोजैक वायरस है जो कि सबसे पहले खोजा गया वायरस है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, TMV, टोबैको मोजैक वायरस है। तो सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, तंबाकू मोजैक वायरस है। इस तंबाकू मोजैक वायरस होता है, इसके द्वारा स्वस्थ तंबाकू के पौधे में तंबाकू मोजैक रोग उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, पहले खोजा गया। एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, DJ इवानोव्स्की। उसका नाम आपको क्या ध्यान रखना है, DJ इवानोव्स्की। DJ इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1892 में तंबाकू मोजैक वायरस की खोज की। तो सबसे पहले खोजा गया वायरस तंबाकू मोजैक वायरस, इसकी खोज किसने की थी, DJ इवानोव्स्की ने तंबाकू मोजैक वायरस की खोज की। यानी वायरस की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, तंबाकू मोजैक वायरस की खोज है वह DJ इवानोव्स्की द्वारा की गई। इनके द्वारा देखा गया कि यदि संक्रमित पादप है उस पादप की पत्ती से, संक्रमित पादप है उस पादप की पत्ती से यदि इस रस को स्वस्थ पौधे पर रगड़ दिया जाए, यानी स्वस्थ पौधे की जो पत्ती है उस पर रगड़ दिया जाए, तो रगड़ने पर इसमें भी क्या हो जाएंगे, रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यानी ये संक्रमित जो पौधा था उस संक्रमित पादप से यदि इसको स्वस्थ पौधे में रगड़ दिया जाए तो स्वस्थ पौधा भी कैसा हो जाता है, रोगी हो जाता है। इससे हम क्या कहते हैं,
टोबैको मोज़ेक वायरस कहेंगे जो संक्रामक पदार्थ है उसे, और यह रोग होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको जानना है टोबैको मोज़ेक रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से टोबैको मोज़ेक डिजीज होती हैं वह किसके द्वारा होती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, टोबैको मोज़ेक डिजीज होती हैं वह टीएमवी वायरस के द्वारा होती हैं, जिसको सबसे पहले किसने खोजा था, डीजे इवानोव्स्की ने खोजा था। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, टीएमवी का पूरा नाम लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये इस प्रकार से पहले खोजा गया वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। इसकी खोज किसने की थी, डीजे इवानोव्स्की ने की थी। यानी वायरस की खोज का श्रेय किससे जाता है, डीजे इवानोव्स्की को आ जाते हैं। तथा इन्होंने शिवाणु फिल्टर पेपर से पृथक करने की भी कोशिश की, जिसे पृथक नहीं किया गया। यानी अर्थात आपको ध्यान रखना है ये जीवाणु से भी छोटे आकृति के होते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एक वैज्ञानिक थे एम.डब्ल्यू. वेंजेरिकस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ध्यान दीजिए, एम.डब्ल्यू. वेंजेरिकस ने आपको ध्यान रखना है कि वायरस के बारे में अध्ययन किया तथा जो संक्रामक रस है इन्होंने यही प्रयोग किया। क्या किया, संक्रमित पादप के जो संक्रमित पादप है उस पादप से जो संक्रमण रस है, यानी जो इसका रस था संक्रमणकारी रस, उसको स्वस्थ पौधे पर रगड़ा। किस पर रगड़ा, स्वस्थ पौधे पर। यानी तंबाकू के जो संक्रमित पौधा था उस संक्रमित पौधे से इन्होंने इस संक्रमित रस को प्राप्त किया और रस को स्वस्थ पौधे पर रगड़ा, और स्वस्थ पौधे पर रगड़ने पर यह भी कैसा हो गया, रोगी हो गया। इनमें रोग के लक्षण प्रकट हो गए, रोग के लक्षण प्रकट हो गए, और इस प्रकार से इन्होंने इस रोग के बारे में बताया। तथा इस जो संक्रमित रस है उस संक्रमित रस का नाम क्या दिया इन्होंने, ध्यान दीजिए यही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नाम दिया, जो संक्रमित रस प्राप्त हुआ था उस संक्रमित रस का इन्होंने क्या नाम दिया, तो वो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इस संक्रमित रस का नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इस प्रकार से इनका नाम क्या दिया इन्होंने, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इनका नाम दिया। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम या इसका मतलब होता है संक्रामक जीवित रस। संक्रामक जीवित रस, संक्रामक जीवित रस या कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया था वह एम.डब्ल्यू. वेंजेरिक ने दिया था। तो इस प्रकार से एम.डब्ल्यू. वेंजेरिक ने इसको कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक का नाम और ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है डब्ल्यू.एम. स्टानले नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने टीएमवी वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण रूप प्राप्त किया। इन्होंने टीएमवी वायरस का क्रिस्टलीकरण करने में सफलता प्राप्त की। इसको क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने में टीएमवी वायरस का क्रिस्टलीकरण करने में सफलता प्राप्त की, अर्थात रवेदार फॉर्म के रूप में प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। यानी क्रिस्टलीकरण करने में सफलता प्राप्त की, क्रिस्टलाइजेशन करने में, रवेदार फॉर्म के रूप में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। तो ये हमें ध्यान रखना है। 1935 में इन्होंने ये कार्य किया था। तो इस प्रकार से जो है वो क्रिस्टलीकरण करने का कार्य है वह 1935 में किसके द्वारा किया गया, डब्ल्यू.एम. स्टानले द्वारा। डब्ल्यू.एम. स्टानले ने टीएमवी वायरस है उसका क्रिस्टलीकरण करने में सफलता प्राप्त की। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किनके द्वारा किया गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्रिस्टलीकरण किया गया वह डब्ल्यू.एम. स्टानले द्वारा किया गया। इसके जो संक्रामक रस है उसे कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा, वेंजेरिक्स। और आप ध्यान दीजिए डीजे इवानोव्स्की ने टीएमवी वायरस की खोज की, सबसे पहले वायरस की खोज की थी, हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए वायरस होते हैं ये परपोषी कोशिका के बाहर कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है निष्क्रिय होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो वायरस विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर, विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर
कोशिका के बाहर, विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है निष्क्रिय होते हैं, निर्जीव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। ये केवल विशिष्ट परपोषी होता है, उसी के अंदर जीवित होते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। अतः वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। अगर उसका विशिष्ट परपोषी मिलता है तो ही ये जीवित होता है। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार के होंगे, अविकल्पी परजीवी होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, वायरस के बारे में। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए वायरस की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो अगला हमें ध्यान रखना है वायरस की प्रकृति के बारे में, यानी वायरस होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो वायरस होगा वो क्या सजीव है या ये निर्जीव है, हम कैसे डिसाइड करेंगे उनकी प्रकृति के आधार पर। यानी वायरस होता है वह परपोषी कोशिका के बाहर तो कैसा होता है, निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है। जब परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो उनकी मशीनरी का उपयोग करके अपने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होगा, उनका प्रतिकृतिकरण का उनके समान नई कॉपी का संश्लेषण करता है। तो ये तो न निर्जीव है न सजीव है, यह निर्जीव और सजीवों के बीच की योजक कड़ी है। अर्थात निर्जीवों की तरह भी लक्षण दर्शाता है और सजीवों की तरह भी लक्षण दर्शाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वायरस विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर, विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर, परपोषी कोशिका के बाहर, होस्ट की कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर निर्जीव एवं कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। परपोषी कोशिका के बाहर निर्जीव एवं निष्क्रिय रवेदार होता है, निष्क्रिय रवेदार होता है। तो परपोषी कोशिका के बाहर निर्जीव, निष्क्रिय और किस प्रकार का होगा, रवेदार होता है, यानी क्रिस्टल रूप में होता है। ये हमें ध्यान रखना है, कणी की रूप में उपस्थित होता है। देखो यहाँ आपको एक परपोषी ध्यान रखना है, दूसरा परजीवी ध्यान रखना है। परपोषी का मतलब क्या हुआ, तो पादप या जंतु होगा वह किस रूप में होगा, परपोषी के रूप में, होस्ट के रूप में होगा। और परजीवी के रूप में क्या होता है, यहाँ पर वायरस होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो वायरस होगा विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर निर्जीव और निष्क्रिय होता है। जबकि परपोषी कोशिका में प्रवेश के पश्चात, जबकि परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात, परपोषी कोशिका में प्रवेश के पश्चात, परपोषी कोशिका में प्रवेश के पश्चात उसकी मशीनरी का उपयोग कर, प्रवेश के पश्चात क्या करता है, उसकी मशीनरी का ये उपयोग करता है। उसकी जो अंदर की मशीनरी एंजाइम है उसकी मशीनरी का उपयोग कर, उसकी मशीनरी का उपयोग कर अपना आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए या आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए या आरएनए कहा जाता है, डीएनए या आरएनए का संश्लेषण करते हैं या प्रतिकृतिकरण करते हैं, कि प्रतिकृति करते हैं, उनकी रिप्लिकेशंस करते हैं, नए डीएनए अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवित कोशिका के बाहर कैसे होंगे, निर्जीव, और जीवित कोशिका में कैसे होते हैं, सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये न तो सजीव है, अतः ये न तो कैसे हैं, सजीव, और न ही कैसे हैं, न ही निर्जीव होते हैं। अर्थात ये सजीव और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है, अर्थात ये सजीव एवं निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है, सजीव एवं निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है, सजीव एवं निर्जीव पदार्थों के बीच की योजक कड़ी है, पदार्थों के बीच की योजक कड़ी है। तो इसे सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये सजीवों के समान भी लक्षण दर्शाता है और किसके समान दर्शाता है, निर्जीवों के समान भी लक्षण दर्शाता है। पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि वायरस के जैविक लक्षण, वायरस के या विषाणु के जैविक लक्षण। विषाणु के कौन कौन से लक्षण हैं जो कि सजीवों के समान होते हैं, जीवों के समान होते हैं।
तो उन लक्षणों के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। तो ध्यान दें, इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है, दोनों नहीं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए अथवा क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, पाया जाता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। या तो डीएनए पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा, आरएनए, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए का पाया जाना, इनका कौन सा लक्षण है, जैविक लक्षण है। क्योंकि डीएनए आरएनए जैसे न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, तो ये जैविक लक्षण है। अब ध्यान दीजिए, इनमें डीएनए या आरएनए की पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। डीएनए या आरएनए के पुनरावृत्ति की क्षमता होती है, रिप्लिकेशंस की क्षमता होती है। रिप्लिकेशंस या पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने समान नवीन कॉपी बनाना, यानी एक डीएनए के कण से उसके समान नए डीएनए कणों का निर्माण करना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशंस या पुनरावृत्ति कहलाता है। एक डीएनए खंड से दो या दो से अधिक डीएनए खंड बनाना क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति या रिप्लिकेशंस कहलाता है। इनमें डीएनए आरएनए की पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। तो इसमें डीएनए आरएनए होगा, उसके समान नए डीएनए कॉपी बनाने की क्षमता होती है। मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये परपोषी कोशिका में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के पश्चात में अपनी नई कॉपी का संश्लेषण करेगा, अपने समान नवीन कणों का निर्माण करेगा। इस कारण से ये अपने कणों की संख्या को बढ़ाता है। ये हमें ध्यान रखना है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरावृत्ति। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। ये भी किसका कौन सा लक्षण हो गया, जैविक लक्षण है, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा, ये परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि पादपों के वायरस जंतुओं और मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या करेंगे, परपोषी विशिष्ट होते हैं। पादप के वायरस पादपों में रोग उत्पन्न करेंगे, पशुओं के वायरस पशु में रोग उत्पन्न करते हैं, मानव के वायरस होते हैं वो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। विशिष्ट परपोषी के प्रति ये क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ये परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं, यानी विशेष परपोषी में ही रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसमें परपोषी विशिष्टता दर्शाने की क्षमता होती है, जो कि एक प्रकार का कौन सा लक्षण है, जैविक लक्षण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं, विशिष्ट परपोषी में ही अपना बहुगुणन करते हैं। इनमें प्रतिजनिक गुण पाए जाते हैं, इनमें प्रतिजनिक गुण पाए जाते हैं, प्रतिजनिक गुण पाए जाते हैं, एंटीजेनिक गुण पाए जाते हैं। प्रतिजनिक गुण पाए जाते हैं अर्थात ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं, इनके विरुद्ध प्रतिरक्षी भी बन सकती हैं। तो इस प्रकार से इनमें प्रतिजनिक गुण पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनमें प्रतिजनिक गुण पाए जाते हैं। तो ये इनका लक्षण है। ये बाह्य उद्दीपन, ताप रसायन इत्यादि के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। इत्यादि के प्रति क्या दर्शाते हैं, इत्यादि के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी बाह्य जो उद्दीपन होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से बाह्य उद्दीपनों के प्रति ये क्या दर्शाते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी बाहर के जो परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार अपने में परिवर्तन करने से संबंधित इनमें गुण पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। विषाणुओं में उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन विषाणुओं का प्रमुख जैविक लक्षण है। उत्परिवर्तन विषाणुओं का प्रमुख जैविक लक्षण है, विषाणुओं का प्रमुख जैविक लक्षण है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, उत्परिवर्तन की इनमें क्षमता पाई जाती है। तो ये सारे लक्षण इनके कौन से लक्षण हैं, जैविक लक्षण है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब वायरस या विषाणु के अजैविक लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिए, विषाणुओं के अजैविक लक्षण, विषाणुओं के अजैविक लक्षण कौन कौन से होते हैं उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो विषाणुओं में अजैविक लक्षण में सबसे पहला लक्षण ध्यान रखना है, विषाणु होते हैं इनमें ये परपोषी विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट परपोषी के बाहर क्या होते हैं, परपोषी विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट परपोषी के बाहर
परपोषी के बाहर ये कैसे होंगे, निष्क्रिय एवं निर्जीव होते हैं। परपोषी के बाहर ये कैसे होंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, निष्क्रिय एवं निर्जीव होते हैं। जैसे मानव का कोई भी जीवी प्रकार का वायरस है, तो वायरस मानव के शरीर के बाहर कैसा होगा, निष्क्रिय होता है एवं कैसा होगा, निर्जीव होता है। तो ये इसका कौन सा लक्षण हो गया, निर्जीव लक्षण हो गया। दूसरा आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, विषाणु होते हैं, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इनको क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया जा सकता है, रवेदार रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। और क्रिस्टलीकरण किनका किया जाता है, पदार्थों का। पदार्थ कैसे होते हैं, अजैविक। तो इस प्रकार से इनका पदार्थों के समान, जो अजैविक पदार्थ होते हैं उनके समान क्रिस्टलीकरण किया जाता है या किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। तो ये कौन सा लक्षण हो गया, इनका अजैविक लक्षण होता है। तो इनका क्रिस्टलीकरण आसानी से किया जा सकता है। अगला लक्षण ध्यान दीजिए, इनमें ये आपको ध्यान रखना है, स्वोत्प्रेरक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे होते हैं, स्वोत्प्रेरक होते हैं, अर्थात इनमें कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव होता है, यानी खुद से कोई कार्य नहीं होता है, कार्यक्रम मैकेनिज्म नहीं होती है, यानी कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं होती है। ये जंतु की जो मशीनरी है उसका उपयोग करते हैं, तो इसमें कार्यात्मक स्वायत्तता का क्या होता है, स्वायत्तता का अभाव होता है। तो इस प्रकार से इनमें कार्यात्मक स्वायत्तता का क्या होता है, अभाव होता है, कार्यात्मक स्वायत्तता इसमें नहीं पाई जाती है। और आप ध्यान दीजिए, इनमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, केवल लाइसोजाइम को छोड़कर इनमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं और एंजाइम नहीं पाए जाती, ये भी कौन सा लक्षण हो गया, अजैविक लक्षण होता है। और आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है, इनमें इनकी कोशिका संरचना एवं जीवद्रव्य नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिए, इनमें कोशिका संरचना एवं जीवद्रव्य भी नहीं होता है, कोशिका संरचना एवं जीवद्रव्य नहीं होता है। कोशिका संरचना एवं जीवद्रव्य का क्या होता है, इसमें अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। तो इसमें जीवद्रव्य नहीं होगा, कोशिका संरचना भी इसमें नहीं होती है। और आप ध्यान दीजिए, श्वसन एवं उपापचय जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो उपापचय एवं श्वसन का भी इसमें क्या होता है, अभाव होता है, किसी भी प्रकार का श्वसन इसमें नहीं होता है, श्वसन का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये परपोषी कोशिका के बाहर कैसे होंगे, निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इनमें कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव होता है, इनमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इनमें कोशिका संरचना एवं जीवद्रव्य का अभाव होता है, तथा उपापचय एवं श्वसन जैसी क्रियाओं का अभाव होता है, नहीं निर्जीव है। ये सजीव एवं निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, सजीवों के लक्षण भी दर्शाते हैं और किसके लक्षण दर्शाते हैं, निर्जीवों के लक्षण भी दर्शाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं और निर्जीवों के कौन कौन से लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं वायरस की संरचना किस प्रकार की होती है। तो खोज हमने देख लिया, उसके बाद वायरस की प्रकृति देख ली। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वायरस की संरचना के बारे में। ध्यान दीजिए, वायरस की संरचना। संरचना के बारे में बात करें तो वायरस की जो संरचना होती है उसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें एक केंद्रीय क्रोड के रूप में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए में से कोई एक पाया जाता है, जिसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, वायरस होता है उनकी संरचना में जो केंद्रीय क्रोड होता है वह केंद्रीय क्रोड आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए के बना होता है, जिसके बाहर की ओर प्रोटीन का आवरण उनको घेरे हुए रहता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, वायरस होते हैं वह सभी वायरसों की सामान्य संरचना समान होती हैं। सभी वायरसों की सामान्य संरचना कैसी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सामान्य संरचना समान होती हैं। सामान्य संरचना कैसी होगी, समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। सभी वायरस सामान्य रूप से एक समान प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, वायरस होते हैं, वायरसों में केंद्रीय क्रोड के रूप में वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होगा, या तो डीएनए होगा या क्या होगा,
डीएनए होगा या क्या होगा आरएनए, डीएनए या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या कौन सा होता है आरएनए होता है, दोनों नहीं होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए के रूप में, आरएनए केंद्रीय क्रोड के रूप में होते हैं, केंद्रीय क्रोड के रूप में होते हैं, केंद्रीय क्रोड के रूप में होते हैं, बीच की रोड के रूप में होते हैं। तो केंद्रीय क्रोड के रूप में होते हैं, जो प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए रहते हैं, जो प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए रहते हैं, प्रोटीन के आवरण या अस्तर से क्या होते हैं घिरे रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बाहर की ओर आवरित आवरण होगा वो किसका होगा, प्रोटीन का बना होगा, जबकि इसके भीतर की ओर क्या उपस्थित होता है डीएनए या आरएनए का केंद्रीय क्रोड उपस्थित होता है। इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। ध्यान दीजिए, इनमें जो आरएनए या डीएनए होता है उनमें से एक होगा, डीएनए या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, या आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं होते हैं, दोनों नहीं होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, वायरस के बारे में। इनमें डीएनए आरएनए होता है, उनमें पुनरावृत्ति की क्षमता होती है, रिप्लिकेशंस की क्षमता होती हैं, ये रिप्लिकेट कर सकते हैं, यानी डीएनए आरएनए होगा उसमें पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। ये डीएनए आरएनए होता है वह एक रज्जु की हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, एक लड़ी वाला हो सकता है, एक सूत्री हो सकता है, एक लड़ी हो सकता है, या आपको ध्यान रखना है द्विसूत्री भी हो सकता है, या कैसा हो सकता है द्विसूत्री डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या द्विलड़ी युक्त भी हो सकता है। यानी डीएनए होता है या आरएनए होता है एक सूत्रीय आरएनए या एक सूत्रीय डीएनए भी हो सकता है। यानी आरएनए होगा वह एकल रज्जुक या द्विरज्जुक, या आपको ध्यान रखना है दोनों प्रकार का हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक रज्जुक होगा या कैसा होगा द्विरज्जुक। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग वायरस में अलग अलग प्रकार का होता है। पादप विषाणु होते हैं, पादप विषाणुओं में सामान्यतः आरएनए एक रज्जुक आरएनए पाया जाता है, एक रज्जुकी आरएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार से पादप वायरस होते हैं उनमें सामान्यतः एक रज्जुकीय क्या पाया जाता है आरएनए पाया जाता है। यानी इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होगा, पादप विषाणुओं के अंदर आरएनए होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पादप विषाणु होते हैं उनके अंदर एक रज्जुकीय एक लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है। परंतु इसके कुछ अपवाद ध्यान रखने हैं, उसमें एक अपवाद ध्यान रख सकते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो इस प्रकार से कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, और आपको ध्यान रखना है पोटैटो लीफ रोल वायरस, लीफ रोल वायरस, पोटैटो लीफ रोल वायरस एवं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है। इन दोनों के अंदर आप ध्यान दीजिए, तो इनके अंदर आपको ध्यान रखना है डीएनए होता है। तो इनके अंदर क्या उपस्थित होगा, डीएनए उपस्थित होता है, जबकि सामान्यतः पादप विषाणु के अंदर एक रज्जुकीय आरएनए उपस्थित होता है। परंतु कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस एवं पोटैटो लीफ रोल वायरस होता है उनके अंदर क्या उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है। और जंतु वायरस होते हैं उनके अंदर एक लड़ी वाले या दोहरी लड़ी वाले आरएनए अथवा डीएनए होता है। तो इसमें डीएनए भी हो सकता है या क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, जंतु वायरसों में सामान्यतः एक या दोहरी लड़ी वाले, दोहरी रज्जु क्या लड़ी, एक ही बात स्ट्रैंड, ये मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से तो समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जंतु वायरसों में सामान्यतः एक या दोहरी रज्जुक वाले डीएनए अथवा आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए या क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए या क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाता है। इन जंतुओं में डीएनए भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। पादप विषाणु में सामान्यतः क्या पाया जाता है, एकल रज्जुकीय सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ वायरस आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस और एड्स वायरस होते हैं, उनके अंदर एकल रज्जुक आरएनए होता है। ध्यान दीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस
इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उनके अंदर, और एड्स वायरस के अंदर, एड्स वायरस होता है उनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, एकल रज्जु के आरएनए होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि आपको ध्यान रखना है रियो वायरस या इसे हम रिट्रो वायरस भी कह सकते हैं। इस रियो वायरस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा आरएनए पाया जाएगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए, द्विरज्जुकीय आरएनए उपस्थित होता है, द्विसूत्री आरएनए उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, केंद्रीय क्रोड बना हुआ होता है। अब केंद्रीय क्रोड होगा, उसके बाहर की ओर किसका आवरण उपस्थित होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाहर की ओर प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है। और केंद्रीय क्रोड जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए होता है, उसके बाहर का जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, वायरसों के बाहर प्रोटीन के आवरण को, वायरसों के बाहर प्रोटीन का आवरण या अस्तर पाया जाता है, का आवरण या क्या पाया जाता है, अस्तर पाया जाता है, आवरण या क्या पाया जाता है, अस्तर पाया जाता है, आवरण या क्या पाया जाता है, अस्तर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखते हैं, प्रोटीन के आवरण या स्तर पाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाहर का आवरण होगा जो प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन की इकाइयों से निर्मित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड होता है वह कई छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहा जाता है। तो कैप्सिड होगा, यह कैप्सिड कई छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, कैप्सोमियर्स के बारे में। ध्यान दीजिए, यह कैप्सिड कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। तो यह कैप्सिड होगा वह कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, यहाँ अपन कह सकते हैं उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, कई छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, कई छोटी छोटी उप इकाइयाँ होगी उनसे मिलकर के बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कैप्सोमियर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, कैप्सोमियर्स कहा जाता है। छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बना होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कैप्सोमियर्स के नाम से जाना जाता है, कैप्सोमियर कहा जाता है। ये कैप्सोमियर होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की आकृति हो सकते हैं, या तो ये बहुभुजी हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं, घनाकार हो सकते हैं, या ये जटिल आकृति के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जटिल आकृति के हो सकते हैं, सरल या घनाभ आकृति के, और ये आपको ध्यान रखना बहुभुजी आकृति के हो सकते हैं। तो इनकी आकृति बहुभुजी, घनाभ या जटिल प्रकार की हो सकती है, जैसे पॉक्स वायरस में जटिल होती है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उनके अंदर बहुभुजी होती है। तो इनकी आकृतियाँ होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं कैप्सोमियर्स की। तो इस आधार पर इनकी संरचना भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाहर की ओर का आवरण होगा, जिस आवरण को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सिड की छोटी छोटी उप इकाइयाँ होगी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैप्सोमियर्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं एक संरचना से आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर एक केंद्रीय क्रोड होगा, और केंद्रीय क्रोड के रूप में क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें केंद्रीय क्रोड के रूप में इस प्रकार से डीएनए आरएनए का अणु होता है। इसके बाहर की ओर क्या उपस्थित होगा, डीएनए आरएनए का जो अणु होता है वो सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, या कैसा हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो ये डबल स्ट्रैंड या किस रूप में, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है। इसके बाहर की ओर क्या होगा, प्रोटीन की इस प्रकार से उप इकाइयाँ होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से बाहर की ओर क्या होगी, प्रोटीन की उप इकाइयाँ जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से बाहर की ओर प्रोटीन की उप इकाइयाँ होती हैं, उससे ये घिरा हुआ रहता है। ये इस प्रकार की संरचना इनकी होती हैं। तो प्रोटीन की बाहर की ओर उप इकाइयाँ होगी, ये प्रोटीन की बाहर की ओर क्या इसके उप इकाइयाँ हैं, उससे घिरा हुआ रहता है। ये अंदर का भाग है वह केंद्रीय क्रोड होता है। और केंद्रीय क्रोड किससे बना हुआ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, केंद्रीय क्रोड आरएनए से बना होता है। यहाँ पर तो आरएनए है, क्योंकि ये मैंने चित्र बनाया हुआ टोबैको मोज़ेक वायरस का बनाया, टीएमवी का। इसके बाहर की ओर ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, कैप्सिड है, जो कि किससे बना हुआ है, छोटी छोटी इकाइयों से, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं,
तो इस प्रकार से कैप्सोमियर की इकाइयाँ हैं। और कैप्सिड है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन का आवरण है, प्रोटीन से निर्मित आवरण होता है। तो ये इस प्रकार से संरचना आपको ध्यान रखनी है। अब एक शब्द और आपके सामने कई बार परिभाषा भी पूछ ली जाती है, जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। जीवाणुभोजी या जिसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जीवाणुभोजी या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज के नाम से। तो किसे कहते हैं जीवाणुभोजी? देखो, जीवाणुभोजी जीवाणु नहीं है, क्या है, वायरस है। इस प्रकार के वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी कहते हैं। तो वे वायरस, वे अविकल्पी परजीवी वायरस जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं या जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। संक्रमित करते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवाणुभोजी कहलाते हैं। तो वे वायरस जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणुभोजी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में, जीवाणुभोजी की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। जीवाणुभोजी किसे कहते हैं? वे वायरस जीवाणुओं का भोजन करते हैं, भक्षण करते हैं, संक्रमण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जीवाणुभोजी कहते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से परिभाषा ध्यान रखनी है। वे वायरस और जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, उन पर संक्रमण करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी कहते हैं। जीवाणुभोजी की खोज की थी F.W. ट्वार्ट। किसने की थी? F.W. ट्वार्ट एवं फेलिक्स डी हेरेल ने की थी। तो आप ध्यान दीजिए, जीवाणुभोजी की खोज है वह फेलिक्स डी हेरेल एवं F.W. ट्वार्ट द्वारा की गई। तो जीवाणुभोजी की खोज है वह किसके द्वारा की गई? F.W. ट्वार्ट एवं फेलिक्स डी हेरेल द्वारा की गई थी। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में? जीवाणुभोजी के बारे में। जीवाणुभोजी होती हैं, उनके अंदर सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ होता है। वह कौन सा होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, जीवाणुभोजी में सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ होता है, वह DNA होता है। नोट डाल के लिख लो, अच्छे से याद रखना आपको। जीवाणुभोजी में सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो जीवाणुभोजी में आनुवंशिक पदार्थ होता है वह DNA होता है। जीवाणुभोजी में जो आनुवंशिक पदार्थ होगा, आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है वह DNA होता है। तो जीवाणुभोजी में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होगा? DNA होता है। अब एक सामान्य संरचना जीवाणुभोजी की हम देखें तो इस प्रकार से होती है। जीवाणुभोजी होगी, उसके अंदर एक शीर्ष भाग होता है, सिर या जिसे हम शीर्ष कहते हैं, इस प्रकार से शीर्ष भाग होगा। और शीर्ष भाग होता है वो विभिन्न प्रकार की आकृति का हो सकता है और इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति की प्लेटें होती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में? इनके शीर्ष के बारे में। तो इस प्रकार से इनकी छठकोणीय प्लेटें इस प्रकार से बनी हुई संरचना होती है, जिसके अंदर क्या उपस्थित होगा? आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में याद क्या होता है? DNA उपस्थित होता है। इनके बाहर की ओर का आवरण होता है वह प्रोटीन से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहा जाता है। अब इसके नीचे की ओर आपको ध्यान रखना है, इनमें जो संरचना होगी उसमें एक केंद्रीय इस प्रकार से नलिका होती है, क्रोड होती है। केंद्रीय नलिका होगी पूंछ के अंदर, जिसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं। इस क्रोड के बाहर की ओर किसका आवरण उपस्थित होगा? प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है। इसके बाहर की ओर इस प्रकार से क्या होगा? प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है। जितनी साइज सिर की होती है उतनी लंबाई इसकी क्या होती है? पूंछ की होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये तो इनका कौन सा भाग हो गया? शीर्ष या सिर हो गया, जिसकी लंबाई होती है वह 950 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो ये हमें इतनी लंबाई इसकी क्या होगी? पूंछ की होगी। पूंछ के बाद में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें छठकोणीय प्रकार की जो है वो प्लेट जुड़ी हुई रहती हैं और ये प्लेट होती हैं उसे हम पूंछीय प्लेट कहते हैं। और इस प्लेट से 6 आपको ध्यान रखना है पूंछीय तंतु निकलते हैं। इस प्रकार से प्लेट से कितने पूंछीय तंतु निकलेंगे? 6 पूंछीय तंतु निकलते हैं। तो इस प्रकार से प्लेट है और प्लेट से
6 पुंछीय तंतु होते हैं वे जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से 6 पुंछीय तंतु होते हैं। तो ये पुंछीय तंतु होते हैं वे इनमें जुड़े हुए रहते हैं। ये प्लेट होती हैं वह किस प्रकार की होते हैं? षटकोणीय प्लेट होती हैं। ये एक जीवाणुभोजी की संरचना हमें ध्यान रखनी है। तो षटकोणीय प्लेट होगी जिसके शीर्ष भाग में जो कैप्सिड का आवरण होता है शिराच्छंद कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और बीच की जो नलिका नुमा संरचना होती है उसे हम क्रोड नली या कोर नली कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह सिर का बाहर का आवरण है, इसे हम क्या कहेंगे? शिर आच्छंद के नाम से जाना जाता है, शीर्षाच्छंद के नाम से जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। किसकी संरचना? जीवाणु भोजी की संरचना। ये षटकोणीय प्लेट है। इस प्लेट को हम आधार प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेट की सहायता से ये आपको ध्यान रखना है जीवाणु कोशिका को स्पर्श करता है तथा जीवाणु कोशिका होगी उसके अंदर अपने आनुवंशिक पदार्थ को स्थानांतरित करता है। मैंने इनकी लंबाई तो बताई दी, 950 एंगस्ट्रॉन इसकी भी होगी, इसकी भी कितनी होगी? 950 एंगस्ट्रॉन होती हैं। 15 एंगस्ट्रॉन के आसपास इनके जो पुंछीय तंतु होते हैं उनकी लंबाई होती है। तो ये इस प्रकार से जीवाणुभोजी की संरचना भी हमें ध्यान रखनी है। तो जीवाणुभोजी की संरचना किस प्रकार की हुई, किसे कहते हैं जीवाणुभोजी? ये भी सवाल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये विषाणु या वायरस जनित प्रमुख रोग कौन कौन से? उसमें विषाणु जनित मानव रोग कौन कौन से, उसमें आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है सेचक। सेचक होता है वह किसके कारण से होता है? तो आपको ध्यान रखना है जो चेचक होता है वह पॉक्स वायरस के कारण से होता है। तो इस प्रकार से पॉक्स वायरस होगा, उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? चेचक या जो माता रोग होता है उस रोग को हम क्या कहते हैं? चेचक। और चेचक रोग होगा वो किसके कारण से होता है? पॉक्स वायरस के कारण से होता है। इन्फ्लुएंजा होता है वह किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस होगा उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है। खचरा रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है खचरा रोग होगा वह मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। तो मिक्सो वायरस होगा उसके द्वारा खचरा रोग होता है। ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है और पॉक्स वायरस के द्वारा चेचक रोग होता है। पोलियो रोग होता है वो पोलियो वायरस के द्वारा होता है। तो पोलियो वायरस होगा उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? पोलियो रोग होता है। रेबीज होता है वह जो पागल कुत्ते के काटने से होता है और पागल कुत्ते की लार में रेब्डो वायरस होता है। इस रेब्डो वायरस के द्वारा कौन सा रोग होगा? रेबीज रोग होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं या जल संक्रांत रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोग के द्वारा इस रोग जिस व्यक्ति में हो जाता है उनमें जल से डर लगता है, तो इसे जल संक्रांत रोग या हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। और ये होता है किसके कारण से? रेब्डो वायरस के द्वारा होता है। ये पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस रोग होता है वह हेपेटाइटिस रोग होता है वह हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। तो हेपेटाइटिस वायरस होगा उसके द्वारा होता है। हेपेटाइटिस सी के लिए इस वर्ष जो का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जुकाम होगा वो किसके द्वारा होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? राइनो वायरस के द्वारा जुकाम होता है। तो जुकाम का जो रोग कारक है वो कौन है? राइनो वायरस है। पीला बुखार में आप ध्यान दीजिए कॉक्सेकिया वायरस होगा उसके द्वारा पीला बुखार होता है। तो पीला बुखार होगा वो कॉक्सेकिया वायरस के द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? HIV द्वारा होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इस वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। मम्स रोग होगा वह किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है मम्स रोग होगा वह पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। तो पैरामिक्सो वायरस होगा उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? मम्स रोग होता है। फिर उसके बाद में डेंगू होगा वो किसके द्वारा होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? टोगो वायरस द्वारा होता है। तो टोगो वायरस होगा उसके द्वारा डेंगू रोग होता है। चिकन पॉक्स रोग, यह चिकन पॉक्स रोग होता है
वह किसके द्वारा होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चिकन पॉक्स होगा वह वेरिसिला वायरस के द्वारा होता है। तो वेरिसिला वायरस होगा उस वायरस के द्वारा, वेरिसिला वायरस होगा उस वायरस के द्वारा जो रोग होता है वह कौन सा होगा, चिकन पॉक्स रोग होता है। तो ये कुछ मनुष्य में होने वाले रोग हैं जो कि विभिन्न प्रकार के वायरसों के द्वारा होते हैं, जिन्हें वायरस जनित रोग कहते हैं। तो मनुष्य में वायरस जनित रोग होंगे जो कि इस प्रकार से हैं। इसमें आपका कंपटीशन में सवाल मिलान करने वाला भी आ सकता है, या किसी स्पेसिफिक वायरस का नाम देके उससे जनित रोग या रोग का नाम देकर के उससे और रोग कारक का नाम पूछा जा सकता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अगला ध्यान दीजिए, विषाणु जनित पादप रोग कौन कौन से होते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है मोजेक रोग, यानी इस रोग में पत्तियों में मोजेक संरचना बन जाती है, बीच में धब्बे बन जाते हैं, तो उस रोग को हम मोजेक रोग कहते हैं। और उसमें सबसे पहला मोजेक रोग तंबाकू मोजेक वायरस, और ये होगा किससे, तंबाकू मोजेक वायरस से होने वाला रोग होगा तंबाकू मोजेक रोग। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से केले में होने वाला रोग होगा केला का मोजेक रोग, और आलू का मोजेक रोग, पपीते का मोजेक रोग, और भिंडी का पीला सिरा मोजेक रोग, और मक्का का घाटी रोग, टमाटर का कुंचिताग्र रोग, और चावल का वामन रोग है। ये सारे रोग किस प्रकार के हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। तो ये वायरस जनित रोगों के बारे में हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से वायरस है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम वायराइड्स, प्रियॉन्स एवं लाइकेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।